हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिन से इस चैप्टर की बड़ी डिमांड आ रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, आप सबको बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं चैप्टर आपके सामने लेकर। वैसे टाइम भी हो गया था क्योंकि पॉलिटी का सेशन मैंने काफ़ी दिन से स्टॉप करके रखा था और चीज़ें नहीं अपलोड कर रहा था। अभी हाल ही में मैंने अपलोड किया संविधान के विभिन्न स्रोत, आपने पढ़ा और बहुत सारे कमेंट आए, अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद आपको संविधान संशोधन का वीडियो दिया गया ताकि आप जान लो कि कितने तरह के संशोधन हुए, कब कब हुए और जो भी इम्पोर्टेंट है उनके बारे में। और आज फिर से हम लोग अगली टॉपिक पे आ गए हैं, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करने। तो आइए पूरा डिटेल से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। किस टॉपिक में क्लियर आ रहा है आपको वीडियो ना, किस टॉपिक में कैसे आपको पढ़ना है और क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये प्रक्रिया लंबे समय के दौरान हमने सीखा और ये भी नहीं कि अभी हाल ही में ये शुरू हुआ है। अगर हम बात करें प्राचीन काल से, आप लोग मेरे बताने के तरीके से वाकिफ़ हो कि किसी भी चीज़ को मैं कोरिलेट करता हूँ जब से शुरुआत हुई है, तो पूरा डिटेल में देखते हैं। अगर हम प्राचीन काल में बात कर लें, एकदम पहले की बात कर लें, तो ये चोल की भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मौर्य काल की। मौर्य काल की यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल की और अशोक के समय की बात करूंगा, तो उस समय भी इस तरह की स्थानीय संस्थाएं जो हैं हुआ करती थीं उस समय में। उसके बाद धीरे धीरे गुप्त काल आया, गुप्त काल में भी तमाम तरह की स्थानीय संस्थाएं देखने को मिली हैं। लेकिन यहाँ जो लिखा है चोल साम्राज्य, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि चोल साम्राज्य से स्थानीय स्वशासन का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिला है। ठीक है, एक बेहतरीन तरीके से जो आज का चल रहा है, जिस तरह से स्थानीय स्वशासन ठीक उस तरह के एवरेज पे मिला है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ लिखा है। ऐसा नहीं कि इसके पहले स्थानीय स्वशासन नहीं था, स्थानीय स्वशासन जैसी संस्थाएं इसके पहले भी थीं। कब? चाहे मौर्य काल में चाहे गुप्त काल में, दोनों ही जगहों पर इस तरह की चीज़ें थीं। ठीक है, तो याद रखिए चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य प्राचीन काल का सबसे अच्छा उदाहरण है और स्थानीय स्वशासन का वहाँ उदाहरण देखने को मिलता है। दोस्तों, बार बार ये स्थानीय स्वशासन, आखिर ये है क्या? स्थानीय स्वशासन ये होता क्या है? तो ये आप एक लाइन में समझिए कि निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर, मतलब कि लोग पार्टिसिपेट करें, भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्या स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे हम बात करें कि अगर देखिए टॉपिक जो है ना, ये ऐसी टॉपिक है जिसमें आपको सुनना नहीं है, अपने दिमाग से सोचना है और समझना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि हम लोग गांव में रहते हैं, तो हम लोगों में गांव में बहुत सारी समस्या होती है, जैसे बिजली की समस्या, जैसे शुद्ध साफ पानी की समस्या, जैसे अच्छे अस्पताल की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, या हम कह लें सड़क की समस्या, बैंकिंग की समस्या। तो तमाम तरह की समस्याएं वहाँ होती हैं गांव में। ठीक है, शहर में चलो भाई, शहर विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग वगैरह हो गया, लाइट वगैरह हो गया, ये सब अपेक्षाकृत, गाँव के अपेक्षाकृत अच्छे हैं शहरों में। लेकिन जब हम बात तो गाँव की करते हैं तो वहाँ इस तरह की समस्याएं हमको देखने को मिलता है। तो स्थानीय स्वशासन करता क्या है कि जो गाँव के स्तर के जो लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हर समस्या का निराकरण एक अधिकारी करेगा। ठीक है, अभी तक क्या है ना, गांव के लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि हम कर ही क्या सकते हैं। अभी गांव में आप किसी को, भैया आपके यहाँ तो नाला नहीं बना है, या आपके यहाँ नाला खराब है, हम क्या करें, हम क्या करें, आपके यहाँ रोड खराब है, हम क्या करें, आपके यहाँ बिजली खराब, हम क्या करें। बिल्कुल सही बात है, बिजली को बनाने का काम गांव वालों का नहीं है, लेकिन स्थानीय स्वशासन कहता है कि जो उस गांव के स्तर के लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में भागीदार बनाया जाए ताकि वो अपनी आवाज़ उठा सकें और ये बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंच सके तथा लोग अपनी समस्या को ज़्यादातर स्वयं हल करने के लिए सक्षम हो जाएं। हर चीज़ के लिए सरकार के ऊपर डिपेंड होना ये सही नहीं है। भाई नाला नहीं साफ़ हो रहा तो हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि हम आप भी नाले को साफ़ करें। हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम अपनी अपनी जगहों को सफाई रखें। अगर हम आप सफाई नहीं करेंगे तो सरकार कितना सफाई करेगी, सरकार कितना सफाई करेगी। ठीक है, अब गांव में क्या है कि लोग सही ढंग से बिजली बिल नहीं देते हैं, लोग कटिया लगाते हैं। तो अगर ऐसे चलेगा, लोग विद्युत चोरी करते हैं, ऐसे चलेगा तो सरकार आखिर कब तक ये सारी चीज़ें करेगी। तो कहीं ना कहीं हम भी जो है उस चीज़ में, सरकार को अच्छा बनाने में, अपने देश को अच्छा बनाने में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। और यही तो है स्थानीय स्वशासन।
यही तो है स्थानीय स्वशासन कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए, प्रगति करने के लिए, एक विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम अपने देश के नागरिक होने के साथ साथ हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के हर एक काम में भागीदारी दें, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। यही तो है स्थानीय स्वशासन, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर स्थानीय स्वशासन, कई लोग कहते हैं कि सर पंचायती राज व्यवस्था पे वीडियो बनाइए। अरे यार, पंचायती राज व्यवस्था इतना कॉमन चीज़ है ना, मैं अभी आपको जब पढ़ा रहा हूँ ना तो आप खाली सुनते चलो, अपने दिमाग जो आपका एक्सपैंड हो रहा है इसको होने दो, जितना विस्तार से आप सोच सकते हो सोचो। यहाँ पे सोचना ही है खाली आपको। यही है स्थानीय स्वशासन, यानी कुल मिला जुला के सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। देखिए, सत्ता का केंद्रीकरण और सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये दो शब्द होते हैं, बड़े नाम से थोड़ा टिपिकल लगते हैं। मैं बता दूं केंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण माने होता है कि सब कुछ सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, उस पर दूसरे आदमी का कंट्रोल ही नहीं है, उस पर दूसरे आदमी का कंट्रोल ही नहीं है। तो नीचे वाले चाहे बोलें, चाहे लड़ें, चाहे आंदोलन कर दें, मर जाएं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर का आदमी जो कहेगा वही होना है। तो ये होता है सत्ता का केंद्रीकरण। तो हमारे देश में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो देश संकट में आ जाएगा। ये जो पावर है, जो लोगों को काम करने की जो शक्ति दी गई है, जो छूट दिया गया है, इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए ताकि इसका कोई गलत फायदा न उठा पाए। यही होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। और अगर हम नॉर्मल एक लेवल पे बात करें तो ये विकेंद्रीकरण कुल तीन तरीके से होते हैं। एक तो केंद्र अपने तरीके से अपना राज्य करती है देश पर, दूसरा हर एक राज्य अपने तरीके से अपने प्रदेश को हैंडल करते हैं, और तीसरा गांव अपने स्तर से हर गांव को हैंडल करता है, अपने अपने गांव को हैंडल करते हैं। अगर ऐसा नहीं कि इसमें और सारे नहीं, अभी आप सोचोगे कि सर जिला पंचायत होते हैं वो भी तो हैंडल करते हैं जिला को, क्षेत्र पंचायत होते हैं वो भी तो क्षेत्र को हैंडल करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक सबसे अपर लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल। ये 3 लेवल पे अगर हम बात करें तो ये 3 लेवल पे यही 3 लोग तो आते हैं भाई। सबसे ऊपर में केंद्र और सबसे नीचे में ग्राम है, बीच में कौन है तो बीच में राज्य को रख लो। अगर आप जिला रखोगे तो टिपिकल हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये 3 स्तर हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और ये होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो देखते हैं कि कैसे और आगे चीज़ें शुरुआत होती हैं। तो देखिए, अभी तो हमने बात किया चोल साम्राज्य में और स्थानीय स्वशासन का मतलब समझा। अब हुआ क्या, 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था ना, 20-20 साल के लिए जो बढ़ रहा था आगे, इस 1793 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश भारत की 3 प्रेसिडेंसी में स्थानीय संस्थाएं पहली बार बनाई गई। तो ये स्थानीय संस्थाएं मतलब क्या है, देखो जब अंग्रेज आए 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद से भाई अंग्रेजों को बंगाल में अधिकार का थोड़ा सा दर्जा मिल गया। उसके बाद जब बक्सर का युद्ध हुआ ना तो उसमें उन्होंने पूरी तरीके से बंगाल पे कब्जा कर लिया, और कुछ भाग जो है बिहार के भी उनके अंडर में आ गए, थोड़े भाग नीचे उड़ीसा के, थोड़े से भाग बिहार के, और पूरा का पूरा बंगाल ये जो है अंग्रेजों के अंडर में आ गया शुरू में। कब, बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है, उस युद्ध की बात कर रहा हूँ। उस युद्ध के बाद फिर 1773 में जो आया रेगुलेटिंग एक्ट में ये था कि कैसे अंग्रेज जो है भारत को रेगुलेट करेंगे, कैसे भारत को चलाया जाए, इसके लिए पूरा नियम कानून वहाँ बन के तैयार हुआ। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। वहाँ पे जो भी कमी थी रेगुलेटिंग एक्ट की, उस कमी को पूरा किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में, और भागीदारी को, अंग्रेजों की जो भागीदारी थी उसको और सुनिश्चित किया गया। इस तरह से अगला जो है 1793 का चार्टर एक्ट, उसमें ये निर्धारित कर दिया गया भाई कि भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ होंगी। एक जो है बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी होगी, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी होगी। भाई तब पूरा भारत एक नहीं था। जो हम आज देख रहे हैं ये 29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश जो आज हम देख रहे हैं, ये तो बहुत बाद में बना है ना। शुरू में जब अंग्रेज आए तो भाई भारत के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उसमें भाई तो राज्य रजवाड़े होते थे। तो बंगाल का जो नवाब तो अपना लेके पड़ा है, हैदराबाद का नवाब अपना लेके पड़ा है, ठीक है। पता चला तमिलनाडु में किसी और राजा का शासन है, कर्नाटक किसी और के अंडर में है, गोवा में जो है अंग्रेज फ्रांसीसी ये लोग अपने भी लड़े पड़े हैं, पुर्तगाली वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हर भारत जो है कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित था। तो अंग्रेजों ने किया क्या कि अंग्रेजों ने सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बनाई। अब प्रेसिडेंसी माने होता क्या है, क्या प्रेसिडेंसी बना के क्या करेंगे, कुछ करेंगे? अरे प्रेसिडेंसी मतलब कि उन्होंने 3 अपना मुख्यालय बनाया, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी, जहां से उन्हें शासन करना है। तो क्या ये संस्थाएं स्थानीय संस्थाएं नहीं है? स्थानीय संस्थाएं माने क्या कि लोग भागीदारी में सुनिश्चित हों और लोग सक्षम हो काम करने के लिए। तो ये तीनों प्रेसिडेंसियां इसीलिए बनाई गई थी
इसीलिए सबसे पहले इनको माना गया कि जो है पहली बार इनको किया गया 1793 में। फिर आया 1842 का बंगाल अधिनियम। देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा पढ़ने के योग्य है, वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। 1842 का जब बंगाल अधिनियम आया ना, बंगाल अधिनियम की बात कर रहा हूँ, कोई चार्टर अधिनियम नहीं है, ये बंगाल अधिनियम की बात कर रहा हूँ। ये प्रेसिडेंसी, तो ये नियम बना कि भाई बंगाल प्रेसिडेंसी खाली बंगाल तक विकास कर रही है, बम्बई प्रेसिडेंसी खाली बम्बई का विकास कर रही है, मद्रास प्रेसिडेंसी खाली मद्रास का विकास कर रही है। तो ऐसे तो बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार और उड़ीसा और इधर अवध वगैरह के प्रांत तो आते नहीं थे, ठीक है, उधर असम वगैरह का क्षेत्र हो गया, नीचे बांग्लादेश भी भाई, तो उसमें बना देश तो था नहीं अलग से कोई, ये तो 1971 में चल के बना ना बाद में, तो शुरू में तो था नहीं ये। तो ये हुआ कि यार ये प्रेसिडेंसी अपने विस्तार करे, ये प्रेसिडेंसियाँ थोड़ा सा बाहर निकल कर भी विकास का कार्य करें। तो प्रेसिडेंसियों ने क्या किया, 1842 के बंगाल अधिनियम बनने के बाद प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र था ये बढ़ गया। ये नियम हो गया कि नहीं, अभी बंगाल से बाहर भी जो है विकास का काम करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या था, बंगाल तक सीमित थे। तो किसी न किसी वजह से जो स्थानीय संस्थाएं हैं इनका विकास हो रहा है, ठीक है। फिर आया 1864 का भारत सरकार अधिनियम 1864। इसमें क्या था, एक प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे दी गई, ठीक है। एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव के द्वारा इस स्थानीय स्वशासन को मान्यता भर मिल गई। स्थानीय स्वशासन तो पहले से चला आ रहा है, अंग्रेजी भाई पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ कि 1864 के भारत सरकार अधिनियम में कि इनको एक मान्यता दे दी गई, स्थानीय स्वायत्तता को, स्वशासन को एक मान्यता मिल गई कि नहीं ये जो है सरकारी संस्था है। 1870 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया। शुरू में क्या था, सिर्फ प्रस्ताव के द्वारा इसको मान्यता दी गई थी। बाद में क्या किया गया कि जो पंचायत थे ना, देखिए अब अगर हम बात करें कि जो गांव में पंचायत वगैरह होती है, तो क्या ये पंचायत हाल ही में शुरू हुई कोई चीज़ है? नहीं, शुरू से बड़े लंबे समय से, प्राचीन काल से ही पंचायत की व्यवस्था थी, ठीक है। क्योंकि तब कोई हर जगह नहीं, हर मामले की सुनवाई राजा नहीं करता था, तो पंचायत खुद ब खुद देख लेता था चीज़ों को। पंचायत में होते क्या थे, पंचायत नाम पड़ा क्योंकि 5 पंच हुआ करते थे, इसीलिए नाम पड़ गया पंचायत। तो पंचायत करता क्या था कि पंचायत कोई भी गांव का मामला है उस मामले को सुलझाता था। भाई 5 लोग मिल करके अपना निर्णय देते थे, कोशिश करते थे कि न्याय मिले। कोशिश ये होती थी कि सभी को न्याय मिल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो, ठीक है। हालांकि आज की तरह लोग जस्टिस नहीं थे उस समय, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, कोई कानून तो था नहीं, बस भाई धर्म और समाज को देखकर, स्थिति परिस्थिति को देख करके, वातावरण को देख करके अपना डिसीजन लोग सुना दिया करते थे। तो फिर भी कोशिश यही रहती थी कि लोग न्याय दें। तो यहाँ पे हुआ क्या ना कि 1870 में जो लॉर्ड मेयो आया, गवर्नर जनरल, तो इसने क्या किया, अब तो वायसराय हो गया था, तो ये जब वायसराय बन के आया तो पंचायतों को कार्यात्मक मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी, साथ ही वित्तीय स्वायत्तता भी प्रदान कर दी। वित्तीय स्वायत्तता मतलब क्या होता है, कार्यात्मक मतलब कार्य करने की छोड़ दी, वित्तीय मतलब कि वित्त संबंधी अगर कोई मामला है तो उस तरह के मामले भी वो हैंडल करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज़ को लीगल कर दिया कि जो पंचायत है हम लीगल करते हैं कि आप अपने तरीके से जो है लोगों का न्याय दो। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जब आए ना तो इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। हुआ क्या दोस्तों कि 1882 में एक उपखंड और जिला बोर्ड बनाए गए, जगह जगह उपखंड और जिला बोर्ड बनाए गए, और इसीलिए इसी उपखंड और जिला बोर्ड को क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आइए अभी बात करते हैं कि आखिर लॉर्ड रिपन ने ऐसा क्या किया। लॉर्ड रिपन ने किया सिर्फ इतना कि स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित करके पूरे देश में उपखंड और तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड, जैसे जिसको हम तहसील बोलते हैं ना, उपखंड अथवा तहसील, उपखंड को ही तहसील बोलते हैं। कहीं आप जाएंगे तहसील वाला जहाँ बोर्ड लगा होगा तो वहाँ उपखंड का भी बोर्ड मिल सकता है आपको। तो उपखंड अथवा तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड को स्थापित करने का सुझाव दिया, और इसीलिए जो है इनको कहा गया क्या, स्थानीय स्वशासन का जनक की जगह पूरे देश में भाई इन्होंने बनाया। अभी तक क्या था कि बातें प्रेसिडेंसियों तक सीमित थी, लेकिन अभी क्या है कि पूरे देश के लिए ऐसा बन गया, और इसी को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि क्या है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। इसके बाद दोस्तों जो स्थानीय स्वशासन थी इसका जांच हुआ। जांच क्यों, क्या ज़रूरत है जांच करने की? देखो कोई भी योजना जब चलती है तो ये देखा जाता है कि वो योजना जो है सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो इसके लिए क्या आप जांच नहीं करोगे?
क्या आप जांच नहीं करोगे? नियम कानून बन गए तो जांच भी तो होना चाहिए। जांच से हमें क्या पता चलता है? जांच से हमें एक्यूरेसी पता चलती है, शुद्धता पता चलती है कि किस तरीके से कार्य को किया जा रहा है, क्या उस तरीके से कार्य करके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, इसलिए उसकी जांच की जाती है। तो जांच संस्था बनी और जांच हुआ। कब? 1907 में दोस्तों बना। ठीक है, तुरंत तो बन नहीं जाएगा। 1907 में CEH हाब हाउस, CEH हाब हाउस याद रहेगा, इनकी अध्यक्षता में, नाम था CEH हाब हाउस, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसका नाम था राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसको शाही आयोग भी बोला जाता था। राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग या शाही आयोग। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हाब हाउस। ठीक है, ये अध्यक्षता कर रहे थे और 1909 में जो है इनकी रिपोर्ट आई। भाई 1907 में बना तो अब पूरे देश में यार जांच करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। ऐसा तो नहीं कि 7 में आया 7 में अपनी रिपोर्ट दे दे। तो 7 में बनाया गया, पूरा 7 में पूरा 8 में मिलकर इन्होंने काम किया और एक रिपोर्ट तैयार की। 1909 में ये रिपोर्ट तैयार हो गई और प्रस्तुत किया गया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें विकास पर बल देना चाहिए और बल देना चाहिए और इस जो स्थानीय संस्थाएं हैं इनको बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ जो स्वायत्तता है इसको और भी बढ़ाना चाहिए। तो उस समय जो है 1915 में हार्डिन ने भी इसे कहा कि अपना मजबूत मत देने के लिए इसको प्रमोट किया कि नहीं ये होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि लोगों को विकेंद्रीकरण में हिस्सा लेना चाहिए, लोगों को हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो आया भारत सरकार अधिनियम, इसमें स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि द्वैध शासन स्थापित किया जा रहा है। द्वैध शासन, ये द्वैध शासन दोस्तों जो था ना, ये केंद्र में द्वैध शासन था, प्रांत में द्वैध शासन 1935 में आएगा, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। और द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है लियोनिस कार्टिस को। कभी बताऊंगा इसके बारे में आपको, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा लियोनिस कार्टिस के बारे में, याद रखिएगा। तो लियोनिस कार्टिस को इनका जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है द्वैध शासन को स्थापित किया गया और स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के रूप में बना दिया गया। स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के रूप में बना दिया गया। हस्तांतरित विषय माने क्या होता है कि इन विषयों का प्रशासन जो है ये इन विषयों का प्रशासन जो है गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ठीक है, क्योंकि अगर भारतीय मंत्री नहीं होंगे तो क्या वो भारत की स्थिति को अंग्रेज सही तरह से आंक सकते हैं? नहीं आंक पाएंगे। तो जो भारतीय मंत्री होते थे गवर्नर जनरल के पैनल में, उन मंत्रियों से सलाह करता था और प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भी होता था। उसके तहत इसको रखा गया, तो इसलिए था हस्तांतरित विषय। ठीक है, मतलब पूछ पूछ के काम करना। इसके बाद 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, इस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया, पूरी तरीके से राज्य का विषय बनाया गया, क्योंकि इसके पहले केंद्र में था, पूरी तरीके से राज्य का विषय बना दिया गया और राज्य को जो है प्रांतों को जो है द्वैध शासन स्थापित किया गया 1935 में। ठीक है, गांधी जी के स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम स्वराज पर भी विशेष बल दिया, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे अब अंग्रेज के बाद समय बीतता गया, जब देश आज़ाद हो गया तो गांधी जी ने भी इस बात पर बल दिया, ग्राम स्वराज पर विशेष बल दिया। इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना भी की गई। ठीक है, पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना भी की गई, जिसके अध्यक्ष थे, इसका मंत्री, अध्यक्ष का कहिए, इसका मंत्री बनाया गया SK डे को इसका मंत्री बनाया गया। ठीक है, इस पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय का 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित नेहरू जी। ठीक है, उस समय भाई तत्कालिक रूप से यही प्रधानमंत्री थे और यही कर रहे थे। 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बोलते तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला स्थापित कार्यक्रम जो था वो था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये 1953 में शुरू किया गया था। इसके अंडर में पहला जो स्टार्ट किया गया वो क्या स्टार्ट किया गया? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। दोस्तों आप गलती से इसको प्रसारण मत समझ लेना, ये प्रसार सेवा ही है। ठीक है, ये किया गया 1953 में, पहला था इसके तहत जो बनाया गया। और आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार पर बल दिया गया। कैसे बल दिया जाएगा? ये हुआ कि हम हर तरीके से इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक विकास करेंगे और समाज का पुनरुद्धार करेंगे। ठीक है, और जनता को अधिकार न देने के कारण ये जो है असफल हो गया। देखिए, हमने शुरू में पढ़ा कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, वहाँ जनता की भागीदारी होती है। एक लाइन की बात करें तो निचले स्तर के लोगों की भी भागीदारी वहाँ होनी चाहिए,
तभी तो चीज़ें जो है सपोर्टिव रहेंगी। अगर नहीं है तो मतलब वो चीज़ें फेल हो जाएंगी, वो चीज़ें फेल तो होनी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रसार सेवा आया तो, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो गया। दोस्तों अभी आज के लिए यहीं तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना, उसमें प्रमुख कमेटियां पढ़ेंगे और देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने किस तरह से कमेटी बनाई और आखिर उन्होंने जो बात बताई। देखिए, लागू तो करना है स्थानीय स्वशासन, हमको बात करना है पंचायती राज व्यवस्था पे ही, लेकिन किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व हमारे सामने आया है, ये सारी बातें समझने के लिए आप अगले वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिटेल से बातें किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। साथ ही दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर लीजिए और उसको एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। एक आवश्यक सूचना है दोस्तों, मैं बार बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज़ अगर वीडियो पे ऐड आता है तो उस ऐड को स्किप मत किया करिए। सिर्फ एक निवेदन करता हूं, आप स्किप मत किया करिए, क्योंकि देखिए ना, कुछ चीज़ें होती हैं उसी से थोड़ी सी प्रॉफिट होती है हमें। अगर आप लोग वो नहीं करोगे तो फिर क्या होता है ना, चैनल वाले लोग क्या करते हैं, फिर पैसे की डिमांड करते हैं, फिर सब्सक्राइबर लोगों को बुरा लगता है कि ये तो गलत हो रहा है। मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग केवल उस ऐड को पूरा देखा करिए। और कोई बात नहीं, मैं आपसे आज तक कुछ बोला हूं, कुछ नहीं बोला ना, शांति से अपनी काम कर रहा हूं, मैं अपना मेहनत कर रहा हूं, आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं बिना इधर उधर की बात किए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।